स्टेटमेंट नोट करो इसको। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होते थे ए और बी, और एक्स ए प्लस वाई बी अगर जीरो है तो एक्स और वाई दोनों जीरो होना जरूरी था। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है स्टेटमेंट। वो बोल रहा है अगर 3 पॉइंट्स हैं, वहाँ पे 2 वेक्टर्स थे, यहाँ 3 पॉइंट्स हैं और पॉइंट्स के ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो 3 पॉइंट्स से अपन कितने वेक्टर्स बना सकते हैं? ए बी, बी सी, ए सी, सी ए, उल्टा भी चलेगा, टोटल 6 वेक्टर्स बनेंगे, है ना। तो बोला कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स ये हैं, तो 3 स्केलर्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे एक्स वाई जेड कि सारे के सारे जीरो ना हो, नॉट ऑल जीरो, मतलब ये तीनों जीरो नहीं हो सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते, कि ये रिलेशन होल्ड कर जाए। अब इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि अगर ऐसा है तो ये कोलिनियर है, और अगर ये कोलिनियर है तो ऐसा है, मतलब वाइस वर्सा। देखो इसको प्रूव करते हैं। पहले मान लेते हैं कि लेट ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर वाला एक लाइन पर है, तीनों पॉइंट्स ए बी सी, इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं ए बी सी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए सी वैक्टर। चलेगा क्या? अरे हाँ या ना। तो ए बी वैक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर के टर्म में बी माइनस ए, और लैम्डा ए सी वैक्टर पोजीशन वेक्टर के टर्म में सी माइनस ए। सबको एक तरफ ले आए, इस तरफ। तो देखो लैम्डा -1 ए और प्लस बी और प्लस माइनस लैम्डा इंटू सी इक्वल टू 0। तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 है। अब देखो जरा, एक्स प्लस वाई, वाई 1 है, और जेड, जेड क्या है? माइनस लैम्डा। देखो तीनों का सम देखो तो आया ना 0, यानी एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ऑल्सो 0 इफ दे आर कोलिनियर। पहला पार्ट हो गया। अब हम मानते हैं उल्टा कि लेट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ऑल्सो 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स ए इज इक्वल टू माइनस वाई बी प्लस जेड सी। तो मैं ए को लिख सकता हूँ वाई बी प्लस जेड सी अपॉन माइनस एक्स, और माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से रख रहा हूँ यहाँ पे। तो ए वेक्टर को लिख सकता हूँ वाई बी प्लस जेड सी अपॉन वाई प्लस जेड। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये बी वाला वेक्टर और ये सी वाला, ये सेक्शनल फार्मूला दिख रहा है क्या? जेड इज टू वाई में डिवाइड कर रहा है, और यही क्या होगा? ए हो गए कोलिनियर। अरे हाँ कि ना। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर कोलिनियर है तो ये होगा, और अगर ये है तो कोलिनियर होंगे। नोट करो।
अब देखिए क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसका एप्लीकेशन समझाने के लिए पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 एक पैरेललोग्राम बोला, ले लीजिए ओ ए बी और ये सी, ये डायगोनल हो गया ओ सी। बोला एक ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया। बोला इसको एल पे, इसको एम पे और इसको एन पे कट करता है, यही दिया उसने। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट ओ ए बाई ओ एल प्लस ओ बी बाई ओ एम इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ एन। ये शायद यही प्रूव करना है। ठीक है, देखो आप ध्यान से, इसको प्रूव करते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ओ ए बाई ओ एल जो है वो लैम्डा है, ये म्यू है और ये टी है। तो हमें यही प्रूफ करना है, लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू टी। अब देखो बेटा, ओ ए इक्वल टू लैम्डा ओ एल, यहीं से ये लैम्डा है तो अपन ने इसको बोला लैम्डा ओ एल, और ओ ए और ओ एल देखो ध्यान से कोलिनियर वेक्टर्स हैं और एक ही डायरेक्शन भी है, तो ओ ए वेक्टर को मैं लैम्डा ओ एल वेक्टर बोल सकता हूँ। सेम लॉजिक से ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू माना है मैंने, म्यू ओ एम वैक्टर बोल सकता हूँ और ओ सी वैक्टर को टी ओ एन वैक्टर बोल सकता हूँ, सेम लॉजिक से। अब पैरेललोग्राम है चूंकि, तो मैं बोलूँगा ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर, रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स का। सो टी टाइम्स ओ एन वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ओ एल प्लस म्यू ओ एम। अरे ठीक है क्या? सो आई कैन से लैम्डा ओ एल प्लस म्यू ओ एम प्लस माइनस टी ओ एन इक्वल टू 0। नाउ एल एम एन आर कोलिनियर पॉइंट्स। देखो एल एम और एन क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अभी पढ़ा था एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी अगर 0 है और वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा प्लस म्यू माइनस टी मस्ट बी 0। सो लैम्डा प्लस म्यू मस्ट बी इक्वल टू टी, यही लाना था।
देखिए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए अगर याद हो हमको एक पॉइंट चाहिए होता था और उसका स्लोप चाहिए होता था, तो हम लोग लिख लेते थे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। देखो ध्यान से यहाँ पे पहले हम बात करेंगे भाई वन पॉइंट फॉर्म। मतलब इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, इस पे एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर अपने को पता है। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच ए विथ पोजीशन वेक्टर ए लाइज एंड इज कोलिनियर विथ वेक्टर बी। ठीक, मतलब कोलिनियर मतलब इसके पैरेलल में एक वेक्टर है वेक्टर बी। वो डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है, जैसे वहाँ भी एक जनरल पॉइंट लेते थे x, y कि स्लोप निकाल y माइनस वाई वन और x माइनस एक्स वन और m, तो यहाँ भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं p, उसका वर्ग लिया r वेक्टर। तो मैं लिखूँगा यहाँ से, देखो ए पी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वैक्टर, कोलिनियर वेक्टर, और ए पी मतलब हेड माइनस टेल, आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। तो आर क्या आ गया, ए प्लस लैम्डा बी, लैम्डा क्या है रियल नंबर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। आ रही बात समझ में। जैसे किसी ने लिख दिया आर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, 2i माइनस जे प्लस के कैप प्लस लैम्डा आई प्लस जे माइनस 3k। ये एक लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन की खास बात क्या है कि 2, -1, 1 से ये लाइन पास हो रही है, 2, -1, 1 से, और इस वेक्टर के पैरेलल है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप के। नोट करो। लिख लिया बेटा। देखो इसको मैं 3D में कन्वर्ट करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अगला 3D ही है अपना, उसको 3D में मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो R को मैं जनरल वेक्टर लिखूँगा, R को मैं लिख रहा हूँ xi प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू दिस। तो उसको इधर ले आता हूँ, -2i माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आई प्लस जे माइनस 3k। तो आई का कॉफिशिएंट यहाँ से क्या आएगा, x -2, और उधर से क्या आएगा लैम्डा।
अरे ठीक है क्या, यहाँ से y प्लस 1 और वहाँ से लैम्डा और यहाँ से z माइनस 1 और यहाँ से माइनस 3 लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू इक्वेट कर रहा हूँ तो देखो x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन माइनस 3। इस फॉर्म में स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी 3D में। तो ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1 से। और ये जो नीचे आते हैं इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे, ये डायरेक्शन रेशियोज कहे जाते हैं, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। तो इससे हमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कन्वर्जन पता होना चाहिए। कई बार 3D के थ्रू क्वेश्चन आसान होता है और कई बार 3D को वेक्टर में कन्वर्ट करने से क्वेश्चन का कैलकुलेशन छोटा हो जाता है। तो हमें दोनों में घूमते आना चाहिए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जंप करते आना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसकी डिटेलिंग 3D में होगी, अभी आप कन्वर्जन बस बता दिए आपको। देखिए 2 पॉइंट्स फॉर्म, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स A with position vector A and B with position vector B। 2 पॉइंट से पास कर रही है, एक A पॉइंट और बना लेते हैं B। तो देखो अब फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ AP इक्वल टू लैम्डा AB, R माइनस A इज इक्वल टू लैम्डा B माइनस A, यानी R इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा A plus lambda b। So this is the 2-point form of the straight line. Line passes through the 2 points A and B with position vector small a and small b. देखो स्ट्रेट लाइन का भी एक एप्लीकेशन बताता हूँ, क्यों पढ़ा हम लोगों ने, इसको भी एक क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ। 19th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 19 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है, पढ़ लो एक बार।
ये लाइन है, इस सेंट्रॉइड से भी जा रही है और AC और BC को काटते हुए जा रही है P और Q पे। शायद ये Q है और ये P है और ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से पास कर रही है। तो प्रूव करना है अपने को AP/PC प्लस BQ/QC इक्वल टू 1। तो जब भी रेशियो मुझे प्रूफ करना है तो मैं लैम्डा म्यू मानूंगा, मैं तो ये करते ही आ रहा हूँ शुरू से। सो लेट AP/PC इज इक्वल टू लैम्डा एंड BQ/QC इज इक्वल टू म्यू, राइट। अब कुछ वेक्टर्स मानने पड़ेंगे। देखो कुछ वेक्टर्स मानते हैं। चलो इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, चलेगा। पोजीशन वेक्टर्स। अब देखो जरा ध्यान से, और इसका पोजीशन वेक्टर G हो गया। तो G का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, समझते होंगे, A प्लस B प्लस C बाई 3। तो A प्लस C बाई 3, क्योंकि एक को अपन ने ओरिजिन मान लिया। अब देखो बेटा यहाँ से लिखूंगा AP/PC इज लैम्डा इज टू 1, मतलब ये अपन ने लैम्डा इज टू 1 माना है, और BQ/QC अपन ने म्यू इज टू 1 मान लिया है। अरे हाँ या ना। तो Q का भी पोजीशन वेक्टर आ गया, सेक्शनल फार्मूला म्यू C बाई म्यू प्लस 1। अरे ठीक है क्या। और P का बेटा आ जाएगा लैम्डा C बाई लैम्डा प्लस 1। हाँ लैम्डा C प्लस A, सॉरी लैम्डा C प्लस A बाई लैम्डा प्लस 1। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P एंड Q इज 2 पॉइंट फॉर्म। R इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकता हूँ, 1 माइनस TQ प्लस TP। अरे लैम्डा यूज कर चुका हूँ मैं, तो इसलिए स्केलर T ले लिया है। अरे चलेगा ना। सो R इज इक्वल टू 1 माइनस T और Q की जगह म्यू C बाई म्यू प्लस 1 प्लस TP की जगह लैम्डा C प्लस A बाई लैम्डा प्लस 1। चलेगा क्या? ठीक है, समझ में आ रही बात सबको? अब देखो, नाउ पॉइंट G लाइज ऑन इट, इस पे लाई करता है, इस लाइन पे, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब R की जगह मैं G रख सकता हूँ। सो G इज इक्वल टू 1 माइनस T म्यू अपॉन म्यू प्लस 1 प्लस T लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1 C प्लस T बाई लैम्डा प्लस 1 A। समझ गए क्या? अरे C वाला टर्म एक जगह ले लिया और A वाला टर्म अलग कर दिया। नहीं समझ में आ रहा क्या? तो G की वैल्यू रख दूंगा बेटा। अरे बोलो, तो G क्या है? A प्लस एंड वेक्टर A एंड वेक्टर C आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। अरे ये A वेक्टर है और ये C वेक्टर है, नॉन कोलिनियर है, तो क्या करेंगे? कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। अरे बोलो, सो T बाई लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 एंड 1 माइनस T म्यू बाई म्यू प्लस 1 प्लस T लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1 इज अगेन 1/3। हमें एलिमिनेट क्या करना है? T, क्योंकि इक्वेशन किस में चाहिए? लैम्डा और म्यू में। तो T यहाँ से निकाल के यहाँ रख दूँ। अरे यहाँ की ना, चलो T यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? लैम्डा प्लस 1/3। सो 1 माइनस लैम्डा प्लस 1/3 यहाँ पे रख रहा हूँ, इंटू म्यू अपॉन म्यू प्लस 1, फिर यहाँ पे रख रहा हूँ। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? 1 माइनस लैम्डा प्लस 1/3 इंटू लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू, देख लो ठीक करो, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या?
अच्छा सिर्फ टी है यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब थोड़ा कैलकुलेशन अपने को करना है पेशेंस के साथ। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा इंटू म्यू अपॉन 3 टाइम्स म्यू प्लस 1, ठीक है क्या, प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 अपॉन 3 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 3 3 चला गया। अरे ठीक है क्या, ये भी कट गया क्या, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो यहाँ से आ गया 2 माइनस लैम्डा इंटू म्यू बाई म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा। अरे ठीक है क्या, तो इसको भी इधर भेज दूँ क्या, ठीक है क्या। तो 2 म्यू माइनस लैम्डा म्यू इज इक्वल टू, देखो म्यू प्लस 1 माइनस लैम्डा म्यू माइनस लैम्डा, ठीक लिखा है ना। तो ये कट गया फिर से बेटा, इसको इधर ले आओ, तो म्यू प्लस लैम्डा इक्वल टू 1, यही लाना था। कैलकुलेशन और छोटा हो जाता अगर अपन सी के ओरिजिन ले लेते, सी को ओरिजिन लेते ना, तो कैलकुलेशन छोटा होता, समझ रहे हो ना। ये ओरिजिन है तो ये पॉइंट्स बढ़िया वाले आते, कैलकुलेशन छोटा हो जाता।
वहीं पे कहीं एक लाइन लिख के रख लेना, कैलकुलेशन विल बी मोर इजी इफ़ यू एज्यूम सी इज एट ओरिजिन। तो आपको ध्यान रह जाएगा, कभी कॉपी आपको खुलने की फुर्सत मिले तो कैसा हो सकता था। सी को अगर ओरिजिन लेते तो कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाता। देखिए डॉट प्रोडक्ट की बात शुरू करते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स then they are a scalar or dot product is given by a dot b is equal to ए बी कॉस थीटा। ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी मतलब बी का मैग्नीट्यूड, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड थीटा का रेंज जो होगा वो होगा 0 to पाई। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। ए डॉट बी अपन ने लिख दिया ए बी कॉस थीटा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ये थीटा नहीं लेंगे। अब लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस पाई माइनस थीटा। मतलब हम कोई भी एंगल पाई से बड़ा नहीं लेंगे, हमेशा कौन सा वाला एंगल लेंगे जो पाई से छोटा हो। आ रही बात समझ में आपको, हाँ कि ना। तीसरी बात देखिए भाई कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी। ए और बी मैग्नीट्यूड है तो इसका हेडेक नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। ए बी क्या है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी। सो इफ ए डॉट बी इज लेस देन 0 implies cos theta is less than 0, and if a dot b is greater than 0 implies cos theta is greater than 0। cos theta less than 0 का मतलब ये हुआ कि थीटा का रेंज हो जाएगा पाई बाई 2 से पाई, यानी कि ऑब्ट्यूज। अरे हाँ कि ना। और cos थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ थीटा का रेंज हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 मतलब एक्यूट। और ये भी क्लियर है ए डॉट बी अगर 0 है इसका मतलब cos थीटा 0 है, यानी कि थीटा एग्जैक्टली क्या आ जाएगा पाई बाई 2, यानी एंगल उनके बीच का क्या हो गया 90 डिग्री। अरे हाँ या ना, समझ में आया आप लोगों को, नोट करिए।
तीसरी चीज़ यहीं लिख दूँ अगर आप समझ गए तो। आपको ये समझ में आ रहा है, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए। नहीं समझ में आया क्या? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अरे ठीक है क्या? ए डॉट बी मतलब ए से बी की तरफ जाओगे, देखो ना, ये ए रहा बेटा, ये मान लो बेटा बी है, तो ए डॉट बी तो अगर ऐसे गए हो तो एंगल थीटा ऐसे मेजर किए हो, और बी डॉट ए मतलब एंगल ऐसे मेजर किए हो, तो ये अगर प्लस थीटा है तो ये, लेकिन चूंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस ऑफ थीटा इज सेम, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। अरे पल्ले पड़ी बात आपको, तो कम्यूटेटिव होगा। अगली बात देखो जरा, ए डॉट बी डॉट सी कैसे निकालेंगे? ए बी डॉट सी निकालेंगे। ये मीनिंगलेस है ना, पागलपन है। अरे ये स्केलर है भाई, ए डॉट बी क्या है? स्केलर, और सी क्या है? वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर के बीच में लगता है, स्केलर और वेक्टर के बीच में नहीं लगता। तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है ना, मीनिंगलेस है। आप लोग उसको भी निकाल डालें। बाप रे, अब आइए बच्चा देखिए, ए डॉट ए अगर देखें, ए डॉट ए, तो ए वेक्टर उसी का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, एंगल जीरो हो गया। एंगल क्या हो गया दोनों के बीच में? जीरो। तो हो जाएगा ए कॉस जीरो। अरे हाँ या ना, यानी ए डॉट ए कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर। बोलो समझ में आ रही बात? एक चीज़ अब ध्यान रखना, आज के बाद कोई कहता है कि वेक्टर का स्क्वायर, इसका मतलब वो कह रहा है आपसे ए डॉट ए, और इसका मतलब वो कह रहा है ए स्क्वायर। दिस इज द ओनली पावर ऑफ वेक्टर ऑफ अ वेक्टर विच इज डिफाइंड या मीनिंगलेस, जो बोल लो। जैसे कोई बोलता है वेक्टर ए का क्यूब, अरे कोई सेंस नहीं है, वेक्टर ए का क्यूब कुछ मतलब नहीं है, फालतू की बात। कोई बोलता है स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर ए, अरे भाई कोई मतलब नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं है। लेकिन वेक्टर ए का स्क्वायर कोई बोलता है, इसका मतलब वो आपसे ये बोल रहा है, उसका मतलब आपसे वो ए स्क्वायर की बात कर रहा है। अरे समझ में आती है बात? अरे हाँ कि ना, पल्ले पड़ रहा है आप लोगों को? जैसे बेटा देखो ध्यान से, बोले आपसे ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर, तो ये रिजल्टेंट होता है, ध्यान है आपको, पैरेललोग्राम लो। तो बेसिकली वो डायगोनल का आपसे स्क्वायर कराना चाहता है। अरे हाँ कि ना? तो इसको अगर स्क्वायर करने का मतलब, अब यहाँ से हम पकड़ेंगे इसको कि वो बोल रहा है ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। क्या बोल रहा है? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अरे ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब उसके मैग्नीट्यूड का ही है, मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो लेंथ का स्क्वायर यही तो है। अब इसको ओपन करें तो ए डॉट ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, दोनों बराबर हैं, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी और प्लस बी स्क्वायर। पल्ले पड़ा क्या आप लोगों को? तो जो रियल नंबर होते थे तो यहाँ 2ab आ जाता था सिंपली, वेक्टर है तो यहाँ क्या आ रहा है? 2a डॉट बी। अरे पल्ले पड़ रही है बात आपको? हाँ या ना? यानी अगर a और b परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी, तो सिंपली इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? होना भी चाहिए। देखो परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर होते a और b, अरे रिजल्टेंट यही आता ना बेटा, तो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अरे हाँ कि ना? ठीक है, नोट करो।
अब देखो भाई, ये कोई लाइन है हमारे पास, कोई सी भी लाइन है, और एक दूसरी लाइन है ऐसी कोई, अब इस लाइन पे बेटा इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट से हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर रहे हैं। सबसे हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दिए सारे पॉइंट से, ऐसा अपन ने मान लिया। ये एंड पॉइंट्स हो गए, इनको इससे मिलाया, तो ये जो आपको दिख रहा है ये, इसको बोला जाएगा दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन इनटू दिस लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ द इस लाइन का इसमें प्रोजेक्शन। बोलो समझ में आ रही बात? अगर ये टुकड़ों में होती लाइन, देखो एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी होती, खूब सारे छोटे छोटे लाइंस के पार्ट, तो भी देखो ध्यान से, तो यहाँ से परपेंडिकुलर गिराते बेटा, यहाँ से गिराते परपेंडिकुलर, तो इसका प्रोजेक्शन ये रहा, फिर इसका प्रोजेक्शन यहाँ गिरेगा, फिर इस वाले का यहाँ गिरेगा, और इस वाले का यहाँ, तो फिर से प्रोजेक्शन जो है वो ये आ जाता है। आई बात समझ में? जैसे आपको ध्यान हो, अगर हम लोग एरिया भी प्रोजेक्ट करते थे ना, अभी आपने किया होगा ना गॉस लॉ में, डॉट प्रोडक्ट जहाँ भी लेना है मतलब प्रोजेक्शन की ही बात होगी। अभी आ रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट पे, तो ये एरिया इस पे प्रोजेक्ट हुआ है, तो बेसिकली ये डायमीटर है इसका, तो इस डायमीटर को इस डायमीटर से प्रोजेक्ट कर दिया है, और फिर वहाँ भी वही बना दिया सर्कल। अरे पल्ले पड़ रहा है क्या? हाँ या ना? तो ये क्या हो गया? प्रोजेक्शन। अब देखो ध्यान से, इस प्रोजेक्शन का डॉट प्रोडक्ट से क्या रिलेशन है, देखना आप जरा। तो हमने लिखा था अभी a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए वेक्टर b है, ये मान लीजिए वेक्टर a है, ये एंगल थीटा है। अब देखिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये वो मान लीजिए, ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, तो ये लेंथ b है, इसको m मान लीजिए। तो अगर ये इसकी बात करें हम, तो ये b cos थीटा है लेंथ वाइज क्या है? b cos थीटा। तो यहाँ से मैं देखो अगर b cos थीटा लिखूँ, यहाँ से इससे, तो लिखूँगा a डॉट b अपॉन a, सॉरी a डॉट b अपॉन a, यानी b cos थीटा को मैं लिखूँगा, ऐसे भी लिख सकता हूँ b डॉट a कैप, पल्ले पड़ा क्या? a कैप मतलब यूनिट वेक्टर, वेक्टर a बाई a इन द डायरेक्शन ऑफ a, और b cos थीटा कुछ और नहीं है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। अरे ये टूटा भी होता, समझो बात को, ये वाली सिचुएशन भी होती तो ये प्रोजेक्शन आता, अरे हाँ कि ना? तो ये लाइन हम यहाँ भी ले जाएं बेटा उठा के, प्रोजेक्शन में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना? तो ये प्रोजेक्शन और उस प्रोजेक्शन में कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर वो L है तो वो L cos थीटा है, समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ कि ना? पल्ले पड़ रहा है। और वो L1 L2 L3 L4 है तो वो L1 cos थीटा प्लस L2 cos थीटा प्लस थीटा 1 थीटा 2, एंगल अलग अलग होंगे तो अरे ठीक है क्या? वो अगर A है तो वो A cos थीटा, यानी जहाँ भी डॉट प्रोडक्ट है मतलब वो प्रोजेक्शन की बात हो रही है। अरे ठीक है क्या? जैसे वर्क में भी लिखते थे F डॉट डी एस, तो F डॉट डी एस तो अपन ने 50 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, बॉडी इधर चली,
तो हमको मतलब होता था कि फोर्स तुमने इधर कितना लगाया, टोटल तो 50 लगाया, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कितना फोर्स लगाया है। तो बेसिकली प्रोजेक्शन ही तो है फोर्स का, वो कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया है। तो मतलब की बात डॉट से ये है, ज्योमेट्रिकल इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये प्रोजेक्शन के बारे में बातचीत करता है, किसी चीज़ का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या इफेक्ट आने वाला है। बोलो समझ में आ रही बात, नोट करो इसको। लिख लिया भाई, आगे बढ़ूं क्या? लिख लो बेटा जल्दी। यानी जिसका प्रोजेक्शन वो वेक्टर, जिस पर प्रोजेक्शन उसका यूनिट वेक्टर, इसे याद रखना है। जिसका प्रोजेक्शन वो वेक्टर और जिस पर प्रोजेक्शन उसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। जिसका प्रोजेक्शन ले रहे हो वो वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हो उसका यूनिट वेक्टर। ठीक, अब देखो जरा, फिर से वही डायग्राम है। अब ध्यान से देखो भाई, इस डायग्राम में एक OM वेक्टर जो बनेगा, OM वेक्टर उस डायग्राम में, उसको कहा गया इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B अलोंग वेक्टर A। ये वर्ड देखो बेटा, कंपोनेंट, ये वर्ड देखो, ये प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब स्केलर क्वांटिटी और कंपोनेंट मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बोल रहा है OM वेक्टर बताओ, तो ये तो सीधा सा हो गया। OM वेक्टर इज नथिंग, इट इज लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड ये है, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है? ए कैप। अरे हाँ कि ना, नहीं समझ में आया क्या? आया ना, तो यही वेक्टर होगा ना। ठीक है, तो OM की वैल्यू वहाँ से उठा लें, तो OM क्या है? B डॉट ए कैप और फिर ए कैप, यहाँ डॉट न लगा देना। अबे ये स्केलर है, हाँ या ना, यहाँ भी डॉट लगा दिया, नहीं चलेगा।
तो बी डॉट ए, ध्यान से देखो, बाई ए, और ये भी ए बाई ए, अरे हाँ कि ना, तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है किताबों में, बाई ए स्क्वायर, और ये पल्ले पड़ा क्या, ये क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, पल्ले पड़ा क्या है ये, समझ में आया। रुक जाना अभी 2 मिनट रुको भाई, तुम लोग एकदम जल्दबाजी में हो, थोड़ा सा ध्यान से। अब देखो भाई साहब, ये जो आपको अब दिख रहा है, अब हमने क्या किया, इस डायग्राम में देखिए एक ON वेक्टर दिख रहा है अपने को, ON वेक्टर इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए। क्लियर है वो, तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ON वेक्टर को क्या मैं इतना भी लिख सकता हूँ, ON वेक्टर इज सेम एज MB वेक्टर। अरे यार बोलो ना, एक ही तो है, अरे हाँ कि ना। और MB वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ OB वेक्टर माइनस OM वेक्टर, बोलो हाँ या ना। इसमें क्या है, अबे वो रिजल्टेंट है ना, दिस प्लस दिस इज दैट। इसका मतलब ये हुआ OB तो B है बेटा, और OM मेरा ये रहा B डॉट ए अपॉन ए स्क्वायर ए। ये क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ B परपेंडिकुलर टू ए। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो जेईई मेंस वगैरह में आता रहता है कि इस वेक्टर का इस वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट लिख के बताओ, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट लिख के बताओ। समझ में आ गई बात, नोट कर लो।
तो देखिए एक पॉइंट का लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। 2D में तो निकाला ही हुआ है अपन ने, अब इसको 3D मतलब वेक्टर में हम लोग स्पेस में कैसे निकालेंगे। देखो ये लाइन है, ये लाइन मान लिया r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, और स्पेस में कोई पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर P है, मतलब उसको पॉइंट के बारे में पता है और हमें इस डिस्टेंस की बात करनी है। ये डिस्टेंस निकालना है। अगर उस लाइन की इक्वेशन को बेटा आप ध्यान से देखें तो ये 1 पॉइंट फॉर्म वाली लाइन है, तो इस पर एक पॉइंट होगा A जिसका पोजीशन वेक्टर होगा स्मॉल a। अरे 100% होगा या नहीं होगा? तो मान लेते वो कहीं यहाँ पर है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया A को P से मिला देते हैं तो एक वेक्टर ये बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा, दूसरी बात इस लाइन की खास बात है कि ये B के पैरेलल है, B के पैरेलल है, यानी इसके पैरेलल एक वेक्टर है B। अरे हाँ कि ना? नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? अब देखो ध्यान से भाई, ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है सेम होगा ना बेटा? अरे हाँ कि ना? यानी बच्चा अगर आप ध्यान से देखो तो इस वेक्टर का इस वेक्टर पे ये प्रोजेक्शन है, इस वेक्टर का इस वेक्टर पे ये प्रोजेक्शन है, और ये क्या है? सेम। नहीं पल्ले पड़ रही बात? पल्ले पड़ रही ना बात? यानी मैं लिख सकता हूँ an इज प्रोजेक्शन ऑफ AP वेक्टर ऑन B वेक्टर। बोलो ना यार। तो जिसका प्रोजेक्शन वो वेक्टर, जिस पे प्रोजेक्शन उसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्या आ गया अपने पास? an। हमें क्या निकालना है? Pn। तो Pn के लिए पाइथागोरस बाबा मदद करेंगे। अंडर रूट AP स्क्वायर माइनस an स्क्वायर। अरे हाँ या ना? एंड दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट AP स्क्वायर कैन बी रिटन एज AP का स्क्वायर, अभी पढ़ा था, माइनस an मतलब हो गया AP डॉट B कैप का स्क्वायर। अरे हाँ कि ना बच्चा? अंडर रूट AP मतलब हो गया P माइनस A। P पता है? ये पता है P माइनस A का स्क्वायर माइनस P माइनस A डॉट B कैप का स्क्वायर। ये आ गया ना Pn। पल्ले पड़ी बात? आपको पॉइंट दिया रहेगा मतलब P मालूम होगा, लाइन दी रहेगी मतलब A मालूम होगा और B मालूम होगा। ये सब स्केलर क्वांटिटीज अल्टीमेटली, तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा। समझ में आया?
लिख लिया सभी लोगों ने। अब एक आखिरी चीज आज का देख लीजिए, एक ट्रायंगल है ABC, ये वेक्टर अपन ने मान लिया स्मॉल a वेक्टर, ये वेक्टर अपन ने मान लिया स्मॉल b वेक्टर, और ये वेक्टर अपन ने मान लिया स्मॉल c वेक्टर। ठीक है भाई, ए के सामने की साइड की लेंथ ये होती है ना, इसलिए ऐसा माना है। बी के सामने की साइड की लेंथ बी और सी के सामने की साइड की लेंथ सी। अब देखो बेटा ध्यान से, ये तो अपने को क्लियर हो रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है। अरे समझ में आया क्या? अरे पॉलीगॉन लो, जहाँ से शुरू हुए वहीं ख़त्म हो गए तो 0 ही आएगा ना सम। अरे हाँ कि ना? ठीक। अब देखो बच्चा, अब हम पकड़ रहे हैं इन दो वेक्टर्स को, b और c को। इनके बीच का एंगल अगर आप ध्यान से देखो तो इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल नहीं है इनके बीच में। इनके बीच का जो एंगल है वो ये है। अरे हाँ कि ना? और ये एंगल पाई माइनस कैपिटल है। अरे हाँ या ना? तो अब देख बच्चा, b डॉट c अगर मैं बोलूँ निकालो तो तुम लिखोगे BC कॉस पाई माइनस a, लिखोगे ना? यानी कि b डॉट c को मैं लिख सकता हूँ माइनस BC कॉस a। अरे ठीक है क्या? समझ में आ रहा सभी लोगों को? अब यहां से देखो बाई 1 माइनस a इज इक्वल टू b प्लस सी। तो इसका स्क्वायर कर रहा हूं बेटा, वेक्टर का एक पावर तो डिफाइंड है ना, बार बार मैं उसका यूज कर रहा हूं। ये a स्क्वायर हो गया भैया, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b डॉट सी। ये 2 मैं यूज कर रहा हूं यहाँ बेटा। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। अरे समझ में आया आपको? यानी कि कॉस ए को मैं लिख सकता हूँ भाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। कोसाइन रूल ध्यान देना आपको, दिस इज कॉल्ड कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल को हमने प्रूव किया यूजिंग वेक्टर्स। तो हम ट्रिगो के सारे रूल्स वेक्टर की मदद से प्रूव कर सकते हैं। कोसाइन रूल, साइन रूल, कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोई सा भी फार्मूला। और ये कभी कभार बोर्ड के लेवल पे पूछा जा सकता है कि प्रूव कोसाइन रूल यूजिंग वेक्टर्स, वेक्टर यूज करके आप प्रूव कर दीजिए। हालांकि ये जेई के काम का कोई मतलब नहीं है।